आज की कहानी मिथिलेश और सरला की है। पहले भाग में आपने इन्हें जान लिया था कि ये अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। भूत प्रेत आत्मा से कभी भी इनका कोई संपर्क नहीं हुआ। इनके पूरे ख़ानदान में कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस विषय में अगर कुछ महसूस हो रहा है तो जानकारी लें किससे। खैर, अभी स्थिति कितनी बद से बदतर होने वाली है पता चलेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है तो भेज सकते हैं आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे बताइएगा ज़रूर। वक्त रहते आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। आज की कहानी सरला और मिथिलेश जी की है। मिथिलेश जी को मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेकेंड हैंड चीज़ों पर व्यापार करते हैं। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई घर का सामान शिफ्ट हो रहा है, कोई ऑफिस का सामान शिफ्ट हो रहा है, बट वो नए जगह नया सामान के साथ जाना चाहते हैं तो पुराने सामान का क्या करें। तो मिथिलेश जी का इतना अच्छा कॉन्टैक्ट है, इतने अच्छे उनके टर्म्स हैं कि वो कोई भी सामान जो ख़रीदते हैं इनके इस गोदाम पे या बड़े से इस मैदान में जो कि प्लॉट इनका है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे रुकता है। 2-1 दिन रुकना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उससे पहले ही उसके क्लाइंट ले जाते हैं क्योंकि इनके पास एक बड़ा सा रजिस्टर है, उस पर बहुत सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स बता जाते हैं कि कभी आपके पास ड्रेसिंग टेबल आए तो बताइएगा ज़रूर, कभी आपके पास बड़ा बेड आता है बताइएगा ज़रूर। तो इनको कभी रुकने और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से ये अलमारी इन्होंने ख़रीदी है, इसके साथ वाला फर्नीचर ऑलमोस्ट इधर उधर किसी न किसी के चला गया था, लेकिन ये अलमारी एक ऐसी है जिसको ये चाह कर भी अपने से दूर नहीं कर पा रहे। वो बाबा जी जो आकर बता के गए थे, जिनके पास मंजीरे होते थे कि ये जो अलमारी है तेरी बर्बादी का कारण बन सकती है, तुझे आज नहीं तो कल पछतावा होगा कि मैंने इस अलमारी को क्यों ख़रीदा। पहले तो देखिए मन से बना दी बात, अंधविश्वास, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन इस अलमारी का 2 बार वापस लौटकर गोदाम तक आना एक सवाल था कि ये हो कैसे रहा है। मिथिलेश जी को कहीं ना कहीं वो जो लड़के इनके यहाँ काम करते हैं उन पर भी डाउट था कि ये सब मेरे को मूर्ख बना रहे हैं और अलमारी यही लोग लाते हैं। न जाने क्यों किस तरह की ये डरावनी बातें मेरे साथ कर रहे हैं या मुझे कुछ भूत प्रेत वाला अनुभव कराना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस डाउट को एक सच की परत में लपेट कर इनके सामने पेश किया। इनके वो जो बाबा जी हैं उन्होंने जब देर रात ये यहाँ पर आए 1:30-2 बजे और देखते क्या है कि वो अलमारी है, और फिर उन बाबा जी ने अपना मंजीरे जो फेंके थे उसकी आवाज़ ज़मीन पर गिरने की जो होती है नहीं हुई, तो चिंता बढ़ गई कि कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर घंटी ऊपर से हाथ से आपसे छूट गई तो ज़मीन पर अगर बाई चांस कारपेट है तो वो आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है, रुई है तो आवाज़ नहीं करेगी, घास है, झाड़ियाँ हैं तो आवाज़ नहीं करेगी, लेकिन ज़मीन पर गिरेगी तो आवाज़ तो करेगी ना। और ये तो मंजीरे थे, बजनी चाहिए थी आवाज़। इन्होंने बस इतना कह दिया था कि उसने हवा में रोक दिए। अब होता क्या है कि मिथिलेश जी यहाँ से ये डरावना अनुभव लेकर अपने घर के लिए चलती है। घर पर इनकी धर्मपत्नी बहुत चिंतित परेशान कि इस तरह का कौन सा नया क्लाइंट, कौन सा नया ग्राहक आ गया जिसकी वजह से इस वक्त इन्हें घर से जाना पड़ा है। मतलब वो गुस्से में भी थी थोड़ा कि इस तरह से काम थोड़ी ना होता है, सुबह भी तो सामान ले सकता था। उन्होंने जैसे ही आकर अपनी गाड़ी पार्क करी तो ये बड़े गुस्से में दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी कि अगली बार से बोल दीजिएगा उसे जो भी है कि समय देख कर आया करे। ये कोई मतलब नहीं है कि उसे सामान खरीदना है। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, मैं जो बताना चाहता हूँ पहले उसे सुन लेना, घर में अंदर चलो। अंदर आने के बाद उनकी हालत देखकर ये कहती है कि आप डरे हुए हो, क्या हुआ है। इसने कहा हाँ मैं डरा हुआ हूँ। तुमसे एक बात पूछूं, तुम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मानती हो, बिल्ली ने रास्ता काट लिया या नाखून नहीं काटने चाहिए, रात में झाड़ू नहीं, ये सब कुछ तुम बहुत मानती हो। हाँ, जिसे आप अंधविश्वास कहते हो। आगे बताइए। भूत प्रेत को मानती हो तुम? ये एकदम बोलती है कि बिल्कुल मानती हूँ, 100% होते हैं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? आपको ध्यान नहीं है जब हमारी भूमि पूजन था, ऑफिस की जब भूमि पूजन हो रही थी,
वहाँ से कुछ अजीब सा निकला था, जैसे लोग कह रहे थे कि टोटका है और यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये जगह मत लीजिए। आपने क्या कहा था कि नहीं मुझे लेनी ही है और ये जगह मेरे को बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, लेकिन वो जगह आप ले नहीं पाए थे। उसके बराबर वाला प्लॉट लिया था जिस पे आज हमारा ऑफिस है। कह रहे हाँ ये बात तो याद है, लेकिन इससे भूत प्रेत आत्मा का क्या मतलब है? उन्होंने कहा वो प्लॉट जो था उस पर जो दुकान बनी कितनी बार बिक चुकी है और कितना मतलब वहाँ पर घाटा होता है आपको पता ही है। क्यों कहते हैं मार्केट वाले कि वो अपशगुन है दुकान? अगर कोई और जगह देखा जाए तो किराया 25,000 50,000, वो 10,000 में भी आदमी 2-1 महीने रुकता है और फिर चला जाता है। कोई कोई चीज़ मनहूस होती है, कोई कोई जगह श्रापित होती है। लेकिन आप ये भूत प्रेत की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? आपने क्या ऐसा अजीब अनुभव कर लिया? वो जो आवाज़ आई थी उसकी वजह से आप डर रहे हो क्या? इसने कहा नहीं, मैं जो अलमारी श्रापित लग रही है या भूतिया लग रही है उसके बारे में सोच रहा हूँ। आज वो बाबा भी आए थे, उन्होंने मंजीरे इस तरह से फेंके और वो आवाज़ नहीं करे। उन्होंने कहा हाँ अगर ऐसा है तो आप उस अलमारी को कल किसी को भी जिसको मर्जी देना हो दे दीजिए, लेकिन अपनी जगह से उसे हटवा दीजिए। उन्होंने कहा ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मैं ये कोशिश कर चुका हूँ और उसके बाद ये अलमारी दोबारा यहाँ कैसे आती है मुझे समझ नहीं आता। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा अब तो ये 100% कुछ लोग हैं जो कि आपके साथ मजाक कर रहे हैं। ये हमारे ऑफिस के भी हो सकते हैं, क्योंकि अलमारी कोई हवा में उड़कर तो आएगी नहीं, अपने आप इसके पैर नहीं है जो चल कर आ जाएगी। आपको ये पता ज़रूर लगाना पड़ेगा कि कर कौन रहा है। एक काम करिए, आप जो आपके सिक्योरिटी में हैं ये कैसे हैं? उन्होंने कहा अरे इतने समय से है वो, उस पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ। एक बार उसे फ़ोन करिए, मैं अभी तो वहीं से आ रहा हूँ, आप करिए तो सही, मेरी बात कराइएगा। तो मिथिलेश जी की वाइफ जो हैं सरला, इन्होंने बात करी। उन सिक्योरिटी वाले भाई से बोलती हैं कि सच्ची सच्ची बताइएगा, क्या यहाँ पर कोई बाद में आया था जो कि आपने ध्यान दिया या हमें बताना नहीं चाहते? उन्होंने कहा नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप बात करते में ना आज थोड़ा सा लहक रहे हो, डगमगा रहे हो, आपके शब्द आपका साथ नहीं दे रहे। बताइए सीधी सीधी बात की है क्या? उन्होंने कहा साहब हमें डांटेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे बताओ कि चल क्या रहा है। उन्होंने कहा यहाँ जो ऑफिस में 3-4 लड़के काम करते हैं, इनमें से एक लड़का है जो कुछ टूने टोटके करता है, आगे बताओ। और उसी ने ये एक भूमिका बनाई थी। मुझे इन्होंने मना कर रखा है कि अगर कुछ बोलेगा तो हम साहब से कह के नौकरी से। अच्छा तो ये वो चारों हैं, अब वो दोबारा आते हैं तो हमें कॉल करके बताना ज़रूर। इसने कहा ठीक है मालकिन। तो मिथिलेश जी ने कहा कि आज बहुत दिल दुखा है, मैं इन सभी को अपने बच्चों की तरह समझता था, लेकिन ये तो मेरे साथ ही भूत प्रेत का मजाक कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, मैं कल ही चारों को नौकरी से हटा दूंगा। उन्होंने कहा एक और बात, आप इनकी बात पर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि उन चारों में से कोई ना हो और सिर्फ यही अकेले हों जो कर रहे हो। आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं रात भर वहां तो रुक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आप कैमरे तो लगवा सकते हो। ये तब की बात है जब कैमरे इतनी मतलब लोगों के लगे नहीं होते थे। अब होता क्या है कि सुबह सुबह मिथिलेश जी ने उन चारों को फ़ोन कर दिया कि आज की छुट्टी है, कोई भी दुकान पर नहीं आएगा। ट्रक वाले को भी फ़ोन कर दिया कि आज हमारी तरफ से कोई माल लोड या कहीं से कुछ लेना नहीं है, तू अपना काम देख लियो जो करना है, और आज तेरा भी कोई काम नहीं पड़ेगा। आप ऑफिस जाओगे क्या? हाँ मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन तुझे ऑफिस से क्या काम है? तो ये बोलता है कि वो अलमारी अगर कोई नहीं ले रहा तो मुझे दे दो। ट्रक वाले ने बोला। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं तेरे को अलमारी के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। तो कहता है कि नहीं आप सभी लोग डर रहे हो उसे, तो मैं ले लूँगा, लेकिन मैं उतने पैसे नहीं दे सकता, आधे पैसे आप मुझे। तो इनके दिमाग में बात आई कि अच्छा उस अलमारी को श्रापित है या डरावनी अलमारी बताकर आधे पैसे लगवाकर ये लोग लेकर किसी को बेचना चाहते हैं। इनके दिमाग में ये बातें एकदम आ गई, कोई व्यापारी आदमी है, नुकसान फ़ायदा सब जानता है। इन्होंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। इनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि चाहे इस अलमारी को मैं माचिस की तिल्ली दिखा दूं, अब मैं इन्हें बेचूंगा नहीं, इनमें से किसी को। तो बाहर का कोई आएगा बिल्कुल दूंगा, और जितने दाम में खरीदी है उससे दोगुने में दूंगा। अगर कोई लेता हो तो ले, नहीं लेता हो तो मैंने तो इसमें माचिस लगानी है। जब इन्होंने ये बात सोची ना, उस वक्त से इनको जो
फुसफुसाहट सुनाई देती थी वो तेज़ हो गई। घर से अभी निकले नहीं थे तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई, मतलब पीहर साइड में, भूत प्रेत आत्मा पर कोई बात बता सकता है अगर हम उससे कुछ सवाल करें? इन्होंने कहा मेरी साइड ऐसा कोई भी नहीं है और हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं, आपकी तरफ भी कोई नहीं, मेरी तरफ भी कोई नहीं, किसी को कोई भूत प्रेत का अनुभव हुआ ही नहीं तो कौन बताएगा। ये इतनी तेज़ बोली कि यहाँ जो इनके सिक्योरिटी में भाई साहब रहते हैं वो बाहर ही थे। उन्होंने सुना, अंदर आए, कहते हैं कि माफ़ी चाहूँगा बीच में बोलने के लिए, लेकिन क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है घर में? उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कह रहे नहीं, आपने भूत प्रेत बोला ना तो एकदम चिंता हुई मुझे। आप जानते हो कुछ? कह रहे जानते कुछ नहीं, अभी हमारे घर के आगे 3 दिन पहले किसी ने कुछ रखा था, वो मैंने हटा दिया तो मुझे लगा कहीं उसकी वजह से कुछ घर में ना दिख रहा हो। हमारे घर के सामने रखा था। क्या रखा था? तो उन्होंने बताई 2-3 चीज़ें, और जिसमें एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। जो आटे की लोई है, अगर वो हल्की सी दूध में भीगी हुई हो और वो ताज़ा हो, ठीक है, और उसे जब आप हटा रहे हैं तो उसकी छींटे आपके हाथ पर आ जाए तो वो पूरे टोटके का असर आप पर आ गया। इस तरह से इनके घर के सामने कुछ रखा था मिला हुआ, तो ये देखकर उसे डर गए, समझ गए, और उसे इनके पास जो एक बड़ी सी डंडी रहती है उससे ही घर से थोड़ा दूर करके नाली में कर दिया था। ये कब की बात है? ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, और इसी महीने में ये दूसरी बार है। पहली बार कब दिखा था? इन्होंने जो दिन बताया ये वो दिन था जिस दिन इन्होंने अलमारी खरीदी थी। अब इन्हें हल्का हल्का डाउट हुआ हमारे घर के आसपास कोई है जो कि हम पर कुछ कर रहा है। देखिए, इस विषय में ना आप किसी से भी जाकर बात नहीं कर सकते। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज की डेट में ये पैसों का हिसाब किताब चल गया। अरे हाँ, आप पर तो कुछ है, ये वाला आपको काम करना होगा, आप तो कर नहीं पाओगे। एक काम करो, इसके पैसे हमें दे दो, हम करा देंगे। ऑनलाइन काम चल रहा है आजकल, तो सब कुछ एडवांस हो गया है। मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ो, प्रभु का नाम लो, पहुँचो मेहंदीपुर। खैर, और वो भी अकेले नहीं, किसी भगत जी के साथ। और मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ दाम लगने शुरू हो जाते हैं वहाँ काम लगने बंद हो जाते हैं। बाकी आप समझदार हैं, मैं किसी की चलती चलाती दुकान पर शटर नहीं डालना चाहता। और मुझसे प्लीज़ फ़ोन करके, ये मैसेज करके भगत जी का नंबर या वो जो दीदी उतारे करती हैं उनका नंबर मत मांगो। उनकी तरफ से मुझे परमिशन नहीं है तो नहीं दे सकते। होता क्या है कि यहाँ इनको जब गेट कीपर ने भी बताया कि इनके घर के सामने कोई कुछ रख कर जाता है, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ठीक इतने दिन बाद ही रखा गया है। जो ये वाइफ हैं, इन्होंने कहा कि मैं एक अम्मा जी को जानती हूँ, उनसे बस ये दोनों चीज़ें बता सकती हूँ, बाकी वो क्या बताएंगी मुझे पता नहीं। तुमको कैसे पता कि वो जानती हैं? नहीं भाई, उम्रदार हैं तो क्या पता उनके पास कोई अनुभव हो और वो कुछ बता दें। फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये 3 बार का होता है, यानी त्रिकोण बनता है इससे। जो चीज़ उसने रखी और जो बता रहे हो तुम, ये 3 बार हो गया है। उन्होंने कहा नहीं। कह अगर तीसरी बार हुआ तो कहना नहीं चाहिए कि आपका काम बंद हो सकता है, जो व्यापार है बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो खेलेगा तुम पर, जो भी कर रहा है। अभी तो उसने व्यापार पर किया है। कोई ऐसा है जो कि सेम व्यापार करता है? इन्होंने खूब दिमाग लगा लिया दोनों ने। ऐसा कोई भी नहीं है, इनके पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं है। कोई तुम्हारा दोस्त हो, नहीं समझ आ रहा? आसपास में इस तरह का व्यापार किसी का है ही नहीं, कोई नहीं करता। आपने जो सामान लिया था आखिर में, उस आदमी से पहले कभी मिले? नहीं। उस घर कभी गए पहले? नहीं। किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट है? नहीं, जानते ही नहीं। वो तो सामान बेचकर अपना चले गए, और जो उन्होंने फ़ोन नंबर लिखवाया था उस पर 10 बार फ़ोन कर लिया, उस पर रिंग जाती रहती, कोई उठाता नहीं है। उन्होंने कहा उस घर तुम दोबारा गए हो? हम उस घर क्यों जाएंगे? अम्मा जी ने कहा कि नहीं, उन दोनों ने बताया था ना कि विदेश जा रहे हैं, सामान बेचना ज़रूरी था, सब कुछ ये सब। उस घर दोबारा गए हो? अरे हम क्यों जाएंगे अम्मा जी अब उस घर? तो अम्मा जी ने कहा एक बार हो आना। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों तुम्हें घर पर मिलेंगे। अकेले बिल्कुल मत जाना, क्योंकि तुम अकेले जाओगे तो आसानी से तुम वही बोलोगे जो वो बुलवा देंगे। अगर मेरा दिमाग सही कर रहा है काम तो ऐसा भी हो सकता है। अम्मा जी आप आ सकते हो? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तो मथुरा हूँ और आने में तकरीबन 12-15 दिन लगेंगे, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर वो तीसरा
जो त्रिकोण बनना है वो बना देंगे। आप बता सकते हो कि ये हम पर जो कर रहा है, ये आदमी कर रहा है, कोई औरत कर रही है, कौन है, कुछ पता लग सकता है? उन्होंने कहा कुछ भी मान लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आदमी कर रहा है तुम पे टोटका या औरत कर रही है टोटका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटका क्या किया जा रहा है? तुम्हारा काम बांधा जा रहा है। और अगर 3 कोने मिल गए, यानी उसने तीसरी बार भी तुम्हारे घर के सामने रख दिया। और इस टोटके पे सबसे बड़ी बात क्या है? आपकी नज़र पड़े ना पड़े, आपका हाथ लगे पैर लगे ना लगे, उसने तुम्हारे नाम की कर दी। तुम्हारे घर के किसी भी, तुम्हारे घर में काम करने वाले किसी की भी उस पर नज़र गई, और उसने फिर जब तुम्हें देखा तो जिसके लिए पढ़ा उस तक ये पहुंच गया। ये तो बड़ा डरावना भयानक बात बता रहे हो आप। उन्होंने कहा हाँ, मैंने जो लग रहा है वो बता दिया, बाकी एक बार उस घर जाना ज़रूर, और 2 दिन के अंदर जाओ, आज या कल में, कभी भी जाओ। सरला ने कहा मिथिलेश जी से कि मैं चलूँगी आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जाना, और मुझे पता है कि मेरी मदद के लिए मेरे साथ कौन जाएगा। उन चारों पर भरोसा मत करो, वो तो आपके पीठ पीछे ना जाने किस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अलमारी वही हैं जो कि बार बार वहाँ लाते हैं, और कोई भूत प्रेत वाली अलमारी तो है ही नहीं। सारी बातें तो हमारे घर पर हो रही हैं। उन्होंने कहा हाँ, और मैं जब से ये सोच रहा था कि वो अलमारी, लेकिन फिर अम्मा जी ने ऐसा क्यों बोला? अलमारी भी, यानी हमें दोनों तरफ से ये परेशान करा जा रहा है, हमारा घर भी और दुकान भी। उन्होंने कहा आप फिर किसको लेकर जाओगे अपने साथ? इन्होंने बताया वही बाबा, जो मंजीरे वाले बाबा हैं, जो कि हमारी मार्केट में आते हैं। मैं ठीक उनके साथ ही जा सकता हूँ, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? इन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ, वो मेरे शोरूम पर पहुँचे हुए होंगे। ये सीधा अपने शोरूम पहुँचे। वापस आने के बाद देखते हैं कि वो बाबा वहीं पर बैठे हैं, और इन्होंने कुछ ट्रायंगल बना रखा था इनके इस गोदाम के दरवाजे के आगे। ये आटे से बना रहे थे, और ट्रायंगल पूरा होने ही वाला था, तभी मिथिलेश जी गाड़ी से उतरे कि 1 मिनट रुक जाओ। वो रुक गए। ये ट्रायंगल, त्रिकोण, 3 पूरा हो रहा है, ये बार बार उनके दिमाग में चल रही थी चीज़ें। ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा बेटा, जो मैं कर रहा हूँ भी करने दे, फिर उसके बाद बताऊँगा कि ये क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन 1 मिनट बाबा जी, आप सुनो मेरी बात। मेरी किसी से बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि कोई मेरे घर पर टोटके कर रहा है, और 2 बार कर दिया है, और तीसरी बार में वो मेरा काम, उन्होंने कहा मैं सब जानता हूँ, ये तू मुझे बताएगा नहीं, मैं बताऊँगा तेरे को टोटके में क्या क्या रखा देखा होगा। इन्होंने 2 एक चीज़ें बता दी बिल्कुल सही सही। ऐसा ही कुछ है? उन्होंने कहा हाँ। तो बेटा मुझे रुक जा, भी करने दे। इन्होंने उसको बनाया। बनाने के बाद इन्होंने कहा कि एक गीली बोरी लेकर आओ। अब बोरी मिलना मार्केट में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। किसी भी आप परचून की दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर माल आता है, वो बोरी वैसे भी दे देते हैं, बेचते भी हैं। वो लेकर आए कि इस पूरी बोरी को भिगो दो। अब सोच के देखिएगा, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर शोरूम पर, मतलब इस जगह गोदाम पर कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेले यही थे। बोरी लेकर आए, पूरी बोरी भिगोई, और इस आटे के त्रिकोण के ऊपर रख दी इन्होंने, जो बाबा जी हैं। उसके ऊपर इन्होंने कुछ और पढ़ा, कुछ और बनाया। तो मिथिलेश जी से कहते हैं कि मैंने काय से बनाया था? अभी त्रिकोण, ट्रायंगल किस चीज़ से बनाया था? इन्होंने कहा आटे से बनाया था शायद। आटा सफ़ेद था? इसने कहा हाँ, आटा सफ़ेद ही था, और सफ़ेद ही होता है। कर भी देखियो, जब हटाया तो ये ट्रायंगल रेड था, बिल्कुल जैसे लाल सिंदूर से बनाया हो, और बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं था। सोच कर देखिए, अगर ट्रायंगल बना है सूखा, उसके ऊपर गीली बोरी रखी है, और बोरी को जब खींचा जाएगा तो ये कैसा बिगड़ नहीं जाएगा? भाई साहब इतना सा भी नहीं बिगड़ा, जैसे परमानेंट मार्कर से बनाया हो। कह रहे ये आज ही करेगा तुझ पर। अब इन्हें डर लगने लगा कि आप कैसे बोल सकते हो? कह रहे बस यही मैं पता लगा रहा था कि वो कौन से दिन करेगा, इसमें मैं बता सकता था, ये तो आज का है। घर पर कौन है? बिटिया है? उन्होंने कहा हाँ। फिर उनसे कहो कि घर के बाहर का आंगन कुछ पानी से करते, मतलब पानी जैसे होता है ना कि हमने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर कर धोती तो बाहर पानी पानी सा हो जाता है, यानी मैं अपने घर के आगे पानी छिड़कवा दूँ। करे छिड़कवाना भी है, और पानी भरा होना चाहिए थोड़ा सा आसपास कहीं भी। अब रोड इनकी ऐसी थी कि वहाँ पर पानी रुक ही नहीं सकता था। इन्होंने बाबा जी से कहा कि वहाँ पानी रुकता है नहीं, कितना भी मैं पानी, बस रोड गीली होगी लेकिन पानी रुकेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है।
फिर गमले वगैरह हैं, गमले में कोई भी प्लास्टिक का कुछ भी डिब्बा रख कर उसमें पानी भर दो। तुम्हारे घर के बाहर पानी होना चाहिए। उससे क्या होगा, वो सब बाद में जो बोल रहा हूँ करो। इन्होंने अपने घर फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। अब वो डर भी रही है इस बात को करते में। भाई अपना घर है, लोग हैं यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, 4-4 5-5 लोग हैं इनके यहाँ, जो मेड है, डोमेस्टिक हेल्प जो कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, माली हैं, इन सबको मिलाकर करीब 5-6 लोग हैं इनकी मदद के लिए। लेकिन फिर भी अपने घर में से डर लग रहा है कि ना जाने कौन कर रहा है। और सभी को पता चल चुका था कि हम ये सब रोकथाम टोटके के लिए कर रहे हैं। और जब भी टोना टोटका सुनते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा दिमाग में लोगों के नेगेटिव चीज़ें आती हैं, बहुत सारी डरावनी बातें आने लग जाती हैं, किस्से कहानियाँ आने लग जाती हैं। अब इन सब ने फटाफट से तैयारी करी। पहले तो बाहर एक गाड़ी इनके पास और थी, उसे खड़ी करके धो दिया कि आसपास के लोग ये ना कहें कि भाई यहाँ पानी क्यों इकट्ठा कर रहे हो, भाई गाड़ी धो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक बाल्टी भरकर अपने घर के बाहर जो गार्डन था उसके कॉर्नर में रख दी और एक तरह से छुपा दी। अपने हस्बैंड को फ़ोन करके सारी बातें बताई, पंडित जी को बताई, मतलब वो जो बाबा जी थे उन्हें बताई। अब इसने बाबा जी से अपने मन की बात बोल दी कि बाबा जी, मुझे एक अम्मा जी हैं, उन्होंने ये बताया है कि मुझे ऐसा लगता है जिससे तुमने अलमारी खरीदी है वो सिर्फ झूठ मूठ बोलकर तुम्हारे को ये सामान सब कुछ बेचा है कि हम कहीं जा रहे हैं और ऐसा और वैसा है। और वही लोग हैं जो कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारे घर पर टोटका कर रहे हैं। उनके घर तुझे जाना होगा और जब तू उनके जाएगा तो तेरे साथ कोई होना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि कह तो अम्मा जी ठीक रही हैं, लेकिन वहाँ जाके करेगा क्या? उनसे बहस करेगा, उनसे सवाल करेगा? भाई ठीक है, अगर वो कहीं जाने का प्लान कर रहे थे और नहीं गए, अब वो घर पर ही मिल गए तो क्या होगा? तू क्या उनसे पूछेगा कि तुम मेरे ऊपर टोटके कर रहे हो? बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना। जब तक तुम अपनी आंखों से किसी को सामान रखते ना देखो, किसी को टोक नहीं सकते, क्योंकि इस विषय में तुम्हारा मजाक बन जाएगा। तुम कैसे प्रूव करोगे? बाबा जी आप कुछ जानते हो? कह रहे नहीं, मैं इस विषय में बस इतना ही जानता था जितना मुझे लगा मैंने कर दिया और बता दिया। लेकिन आज ही का दिन है बेटा, जो करा जाएगा तेरे ऊपर। और अगर उसने सक्षम कर दिया, पूरा सफल ट्रायंगल बन गया, तो इस त्रिकोण को भेदने के लिए विद्या कम पड़ जाती है, क्योंकि वो 3 दिशा में से तेरे पर प्रेत छोड़ेगा, या ये कह सकते हैं 3 दिशाओं में प्रेत होंगे। तू सेंटर में है, तू कौन सी दिशा से निकलेगा बाहर? क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि एक घेरा बन जाता है, तू आधे घेरे में आ चुका है। और अगर ये पूरा हो गया, और जहां तक मुझे लगता है रात के 12 बजे से पहले ये होगा ज़रूर। मैं किसके पास जाऊं? कोई तो आप रास्ता दिखाइए। तो कहते हैं कि एक काम कर, देखा जाएगा, उसका घर जहां पर है मुझे ले चल। लेकिन आप तो बता रहे हो कि हम वहां जाकर करेंगे क्या? मैं जो समझ पा रहा हूं करूंगा, तू मेरे साथ चल। इतने समय तक, इतने वर्षों तक तूने मेरे को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। आज मेरे को मौका मिला है तो मैं तेरे लिए कुछ करके ही जाऊंगा। ले चल मुझे। अब ये गाड़ी में बैठने के बाद इन्होंने कुछ पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, और ये मंजीरे बजा नहीं रहे थे, उन्हें घिस रहे थे, ठीक है। और जब ये घिस रहे थे तो वो जो इसे कुछ खुसुर सुनाई देती ना, वो दोबारा सुनाई देने लग गई। एकदम से उन्हें कहता है कि आप ये मत करो, मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि कौन बोल रहा है तेरे कानों में? ये लड़की की आवाज़ है कि आदमी की आवाज़ है? किसकी आवाज़ है बता। आपको कैसे पता चला कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है? कह रहे मुझे लग रहा है, जो लग रहा है मैं बस पूछता रहूँगा, तू हाँ ना बताता रहे मुझे। तो उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा, कभी लड़की की आवाज़ आ रही है, कभी लड़के की आवाज़ आ रही है। कह रहे हाँ दोनों ही हैं। वो अम्मा जी गलत ना कह रही हैं, हम उनके घर से कितनी दूर हैं? कह रहे हैं अभी तो समय लगेगा। ठीक है, एक मोड़ पहले रोक दियो। ठीक है जी। ये जो अपार्टमेंट है ना, इसमें 3 फ्लोर थे, नीचे किसी और का है, बीच में किसी और का है, सबसे ऊपर किसी और का है। अब ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर इस तरह के लोग आते नहीं हैं। सिक्योरिटी वाले बाहर ही गेट पर रोक दिया करते हैं, मतलब वो जो कॉलोनी का स्टार्टिंग है वहाँ पर एक बैरिकेड है, वहीं पर रोक दिया जाता है कि कोई भी फूड वेंडर या कोई बाबा जी, कोई मांगने वाला, कोई भी इस कॉलोनी सोसाइटी में नहीं आ सकता। बट राइट नाउ, मतलब लेकिन अभी ये गाड़ी के अंदर है, तो ऐसे कैसे कोई भी आ सकता है किसी के घर? कोई पंडित जी तो आ ही सकते हैं। अब ये मोड़ से पहले उतारे कैसे? फिर इसने पंडित जी से कहा, मतलब इन्हें बाबा जी से कहा कि आपको घर तक तो जाना पड़ेगा।
अगर पहले आपको उतार दूंगा तो वो सिक्योरिटी वाले आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक मकान पहले उतारियो। इसने ऐसे ही करा। जब उतारा तो ये कहा कि अभी मैं जाऊंगा, मेरे 5 से 10 मिनट बाद तू आएगा। जब तक गाड़ी सामने कहीं भी जहां लगानी है लगा, उससे पहले मैं काम कर लूंगा अपना। ये सीधा उसी घर गए। दरवाजा खटखटाते हैं, पूरा घर खाली है भाई साहब, पूरा घर खाली। लेकिन वो दोनों अंदर ही थे। घर में एक सामान नहीं था और पूरे घर में इन्होंने न जाने कितने लोगों के लिए क्या क्या तैयार कर रखे थे। छोटे 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 बहुत सारी पुतलियां बना रखी थी। बाबा जी ने इन्हें देखा, फिर पूरे घर को देखा। कुछ खाने को मिल जाएगा। कह रहे तू अंदर कैसे आ गया, यहां तक कैसे आ गया? सिक्योरिटी वाला गेट पर नहीं था क्या? कौन है तू? उसने कहा मैं तो बस कुछ भूख लग रही थी तो मैं सोच रहा था कुछ मिल जाए। तो वो जो लड़की अंदर बैठी थी उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अरे हमारे पास खाना है तो सही, दे दो इन्हें। इन्होंने उस बाबा जी के, जैसे उन्होंने बाबा जी ने इस तरह से हाथ कर रखे थे, नॉन वेज इनका खाया हुआ डस्टबिन में से निकाल कर इसके हाथ में डाल दिया और हंसने लगे दोनों। बाबा जी ने उसे देखा ध्यान से, फिर इन दोनों को देखकर बोलता है कि जो कर रहे हो बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें इसमें। ठीक है, मैं इसी से कर लूंगा अपना पेट पूजा, मैं चलता हूं। अब ये दोनों हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। ये जैसे ही जा रहे थे तभी वो भाई साहब आ गए, मिथिलेश जी। मिथिलेश जी को देखते के साथ ही इन दोनों की हालत एकदम खराब, और फटाफट से दोनों घर के बाहर आए, दरवाजा बंद कर दिया कि ये अंदर का कुछ ना देख ले। लेकिन मिथिलेश जी देख चुके थे। मिथिलेश जी ने उन बाबा जी को देखा, हाथ जोड़े और वो चले गए बाबा जी। अरे मिथिलेश जी आप कैसे? नहीं मैं तो यहाँ किसी और काम से आया था, सोचा ये घर खुला हुआ है तो आप लोग दिख गए। अच्छा आप ऊपर या नीचे वाले फ्लोर पर आए थे क्या सामान लेने? नहीं नहीं वो सब बात छोड़िए, आप लोग गए नहीं विदेश? करे नहीं हमारा जाना हुआ नहीं और प्लान बन नहीं पाया अच्छे से। हम सोच रहे कि यहीं पर रहेंगे और सामान सब कुछ आपको दे दिया था, तो बस अब धीरे धीरे सामान खरीदेंगे। अभी तो पूरा घर खाली है और हम बस चलेंगे थोड़ी सी देर बाद। अभी फ़िलहाल हमें कहीं जाना है, आपको कहीं छोड़ दें? उन्होंने कहा मिथिलेश जी नहीं नहीं मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ पूछ रहा था, आपको अगर सामान वापस चाहिए हो तो मैं, आपका सामान मेरे पास अभी है, सारा सामान आपके पास है? उन्होंने कहा हाँ अलमारी भी मेरे पास ही है। जैसे ही इन्होंने अलमारी बोला ना, ये दोनों हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगे एक दूसरे को देखकर। वो तो आपकी है, आप ही रखो। आपके लिए किसी ने शायद बहुत मन से बनाई है मिथिलेश जी। मिथिलेश जी ने जब ये जा रहे थे बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जो बाबा जी हैं ये दरवाजे के पास में साइड में खड़े थे, इनके पास वो पीसीस थे जो उन भाई साहब ने और मैडम ने खा के डस्टबिन में फेंका है ना नॉनवेज, वो पीसीस थे इनके पास। और ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग जाएं, मिथिलेश जी गाड़ी में बैठें और उनके साथ ही गाड़ी में बैठकर बिना उन दोनों को पता लगे निकल जाएं यहाँ से। मिथिलेश जी ने गलती कर दी गेट पर आकर। दोनों को टोकते हैं और कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वो रुके और मिथिलेश जी की तरफ देखते हैं, क्या कर रहे हैं हम? ये जो तुम टोने टोट के कर रहे हो ना मेरे घर पर और दुकान पर, इसका कोई परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो भी इस तरह की गलत हरकत करता है ना, भगवान उसे सजा देता है। तुम दोनों गलत काम कर रहे हो। ये दोनों हंसते हुए कहते कि अरे तुझे किसने कह दिया कि हम कुछ कर रहे हैं? किसने कह दिया? कि नहीं मुझे पता है। अरे कौन बता रहा है? और ये बाबा जी अभी तक यहाँ कैसे खड़े हैं? सिक्योरिटी वाले को बुलवाया, इधर आओ। ये आदमी अंदर कैसे आया? इसने साफ बोल दिया कि ये साहब के साथ गाड़ी में थे। अच्छा नौटंकी चल रही है। अब यह आदमी इसके पास आया और कहता कि मिथिलेश बाबू तेरा काम जितने दिन कर लिया अब हो गया, तेरी दुकान और घर बंद करवा देंगे, और ध्यान कर कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और ऐसा बोलकर यह आदमी खुल्लम खुल्ला सीधा सीधा बोलकर चला गया। बाबा जी ने कहा कि ये तो बालक हैं, इन पे ना होने का कुछ भी। मैं बताऊंगा कि ये क्या कर रहे थे। सिक्योरिटी वाले को बुलवाया, इधर आओ। ये मकान किसका है? उन्होंने कहा कि ये मकान मालिक ही थी दोनों। कह रहे मकान मालिक तो थे नहीं बेटा, सीधा सीधा बता वरना अब पुलिस भी आएगी। उसने कहा मकान मालिक तो हैं ये, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी से बात चल रही है तो चाबी उसके पास भी रहती है और इनके पास भी रहती है। शायद ये 1-2 दिन में मकान बेच देंगे।
इस मकान में क्या चल रहा पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, और ये लोग कभी कभी आते हैं। ये पूरा मकान अंदर टोटकों से भरा हुआ है। आसपास के लोगों से बोलकर इस मकान को थोड़ा साफ करवा लो, वरना किस पर बला आ जाएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ये इतना बोलकर गाड़ी में बैठे और दोनों चल दिए। इन्होंने कहा कि ये जो करेगा आज, ये बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कह सकते हैं कि सबसे भयानक करेगा इस पर। और तेरी मदद के लिए तुझे 3 लोग चाहिए, जो एक तेरा दुकान पर रहेगा, एक तेरा घर पर रहेगा, और एक तेरे साथ गाड़ी में शमशान घाट जाएगा। शमशान घाट क्यों क्यों जाएंगे हम? कह रहे हो कि ये दोनों तेरे नाम का वहां पर बैठकर पढ़ेंगे, और तू जाएगा इनके पास वो सामान रखने सामने जो मैं तुझे दूंगा। हम मंदिर जाते हैं ना, किसी मंदिर, आप ऐसी बातें मत करो, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कोई भी लोग ऐसे जो तेरे विश्वास वाले हो, आज तुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा। बेटा तू एक परेशानी में है, और इसमें तेरे को कोई काम खर्चा नहीं, जो पढ़ना है मैं पढ़ूंगा। इन दोनों का झूठा है मेरे पास, और तू देख अब मैं भी क्या कर सकता हूं। क्या आप जानते हो ये सब कुछ? उन्होंने कहा वो सब अब छोड़ दे, तूने इतने साल मेरी सेवा करी है, मेरे को मौका मिला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, पहले भी बोला है। इसने एक तो ट्रक वाले को बोला क्या मेरी मदद कर सकता है? उसने कहा साहब आप जब बोलो जो बोलो। एक अपने घर के जो सिक्योरिटी वाले भैया हैं उनसे कहता है कि बहुत विश्वास करके तुम्हें काम सौंप रहा हूँ। उसने कहा साहब हम कुछ भी हो जाए आपके लिए हमेशा खड़े हैं। धर्मपत्नी को भी सारी बातें बताई गई। अब रात का इंतजार हो रहा था, 11 से 11:30 बजे करीब। ये और ये बाबा जी, मिथिलेश जी, बाबा जी, और इनके साथ एक और था, इनके यहाँ जो काम करते हैं भाई साहब, वो शमशान घाट गए। अब यहाँ इनके घर के आसपास 5 शमशान घाट थे। अब किसमें कैसे क्या पता लगाया जाए? किस्मत इतनी अच्छी रही कि ये पहली जगह जहाँ गए वहीं पर एक पेड़ के पास में 3 जने बैठे दिख गए। इन्होंने कहा यहीं बैठे हैं, और इनके पास जो बैठा है यही इनका गुरु है। जो मैं बोल रहा हूँ बस तू वहाँ छोड़कर बिना रुके वापस आ जाइए, और पलट कर मत देखियो। वो तेरे को कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तो कुछ नहीं बोलेगा उन्हें। इसे कुछ सामान दिया, ये वहां पर रख कर आया। जैसे ही चला, मिथिलेश जी की वाइफ का क्या नाम था? सरला। सरला इनके साथ साथ चलने लगी। इन्होंने हल्का सा देखा सरला को। सरला इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। ये तो बड़ी आसानी से कर दिया ना हमने। और 1 मिनट रुकोगे आप? मैं कुछ पैर में प्रॉब्लम हो रही है चलने में। 1 मिनट रुकिए रुकिए, सुनिए मिथिलेश जी, 1 मिनट रुकिए। ये चलते चलते जैसे ही रुका, क्योंकि भाई उसने बोला ना सरला ने कि 1 मिनट रुकिए आप, उसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलने में समस्या हो रही है। जैसे ही रुका है तभी जो अंदर गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब बाबा जी जो थे, उन्होंने चिल्लाकर बोला कि पलट मत जाना। एकदम से ये सब कुछ सुना तो उन्हें याद आया कि यहां पर मैं अपनी वाइफ के साथ तो आया ही नहीं हूं। जो मेरे साथ चल रही थी ये कौन थी? ये गाड़ी में आकर बैठे और यहां से बिना रुके बिना पलटे ये सीधा अपने घर। घर पर सभी लोग एकदम सतर्क थे, कोई भी सोया नहीं था। एक छत पर था, एक सामने था। जो वाइफ हैं वो भी बाहर वाले कमरे में डरी हुई, जागी हुई। इनको देखकर सबके मन में तसल्ली सी हुई। इन्होंने सिक्योरिटी वाले को वहाँ ऑफिस फ़ोन करा कि अब हम काम कर चुके हैं, आप रिलैक्स हो सकते हो। इन्होंने सारी बातें बताई। सरला जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकली ही नहीं हूँ, तुम्हें मैं वहाँ कैसे दिख गई? उन्होंने कहा बहुत बड़ा खेल था तुम्हारे ऊपर, एक बहुत बड़ी बला थी जो कि टल गई, और तुम्हारे घर में कोई एक जरूर मूर्ति ऐसी होगी जो खंडित हुई है। तो इन्होंने क्या देखा, इनके पास बालाजी की एक मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी, जिसमें हनुमान जी ने गदा को इस तरह से पकड़ा हुआ है और वो सीधे खड़े हुए हैं। तो उनकी जो गदा है उसकी जो टिप है आगे की, ठीक है, जो पॉइंट है वो हल्की सी चटक गई थी। उन्होंने कहा इसे कहते हैं ईश्वर। तुम्हारे घर की सारी बलाओं को इन्होंने पहले ही अपने से खराब कर दिया, उस बला को।
ये जो हम कर रहे थे ये सब बालाजी ही करवा रहे थे। और जो बहुत देर से तुम पूछ रहे हो ना मिथिलेश बाबू कि तुम कुछ जानते हो बाबा जी, तुम कुछ जानते हो, तो ये सारी चीज़ें किसी समय में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। लेकिन हाँ, इसकी वजह से पूरा घर बेकार हो गया। मैं सड़क पर आ गया था। ईश्वर की शरण में आने के बाद दोबारा से मैं और मेरा परिवार किसी लायक बने, और ये चीज़ें मैं जानता हूं। आप अब निश्चिंत रहो कि आप पर कोई समस्या है। जय बालाजी। और ये उसके बाद मिथिलेश बाबू को कभी नहीं मिले। पूरी मार्केट इस बात को कहती है कि उस दिन के बाद इन्होंने इधर आना ही बंद कर दिया। कहाँ गए, कैसे गए, कुछ नहीं पता। वो जो दोनों लोग थे वो कभी नहीं मिले। जो अलमारी है उसका सुबह कांच चटका हुआ मिला। ये भी कह सकते हैं कि जो उसमें बंद था वो निकल गया। जिस काम को आया था वो काम नहीं हुआ तो वो वापस। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करें ना करें सब अलग बेटर है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।